हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव अणु टॉपिक, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर समझ ली थी अच्छी तरीके से हमने कि ग्लूकोज में कौन कौन से समूह होते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन से हम पता लगाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की खुली संरचना यानी कि विवृत श्रृंखलीय संरचना क्या होती है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है, उसका हावर्थ सूत्र कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, और हम कैसे बताते हैं कि उसमें परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। ये भी एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब इसका जल अपघटन नहीं होता। ग्लूकोज का भी जल अपघटन नहीं होता है। वो एक एल्डोहेक्सोज थी, मैंने बताया था आपको, यानी कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप था, ठीक है ना, और हेक्सो यानी कि 6 कार्बन थे और ओस मतलब कार्बोहाइड्रेट था। तो हम फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। इसका फॉर्मूला भी वही होता है जो ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। लेकिन डिफरेंस है क्या, केवल एक डिफरेंस है कि ग्लूकोज जहाँ एक एल्डोहेक्सोज था, वहीं फ्रक्टोज जो है एक कीटोहेक्सोज है, यानी इसमें कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। केवल इतना ही डिफरेंस है। बाकी 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, नहीं बाकी सारी रिएक्शंस बहुत कुछ सेम है। ठीक है ना। अब जो डिफरेंस है उन डिफरेंसेस को अपन देखते चलते हैं। यहाँ देखिए, C6H12O6 ग्लूकोज के जैसा है। यह कीटोहेक्सोज है, जबकि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज था। यह भी श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ तो है, लेकिन इसका गलनांक होता है केवल 102 डिग्री सेल्सियस। पानी में आसानी से घुल जाता है, ग्लूकोज भी आसानी से घुलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी शर्कराओं में सबसे मीठा होता है। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर यानी कि फल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि सभी फलों में जो मीठापन होता है वो इस फ्रक्टोज के कारण ही होता है। तो इसको फ्रूट शुगर या फल शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन पाया जाता है। इसका मतलब ये भी चक्रीय संरचना बना रहा होगा, अल्फा और बीटा, है ना। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन इसीलिए पाया जाता है। ठीक है ना। अब अगली बात कि यह वाम ध्रुवण घूर्णक है। ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था कि वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था। उसकी एल्फा आइसोमर का मान, एल्फा एनोमर की जो घूर्णन मान था वो 112 डिग्री था। बीटा एनोमर के घूर्णन का मान 19 डिग्री था। और साम्यावस्था में जब आता है तो 52 डिग्री होता है। जबकि ये एक वाम ध्रुवण घूर्णक है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घूर्णन कर देता है। इसीलिए इसको हम D- फ्रक्टोज लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसकी ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी ओपन स्ट्रक्चर में केवल एक ही डिफरेंस है, मैंने अभी आपको बताया है क्या, कि देखो 6 कार्बन बनाए हमने। पहला CH2OH हो जाता है, दूसरा C+O हो जाता है। क्यों? क्योंकि कीटोन है। कीटोन फर्स्ट कार्बन नहीं हो सकता तो सेकंड पर लगा दिया। नीचे ये CH2OH ही है, HHOH। ग्लूकोज में क्या था, HHOH, H भी था क्योंकि CHO ऊपर था। यहाँ पे CO यहाँ गया है तो HHOH ही रहेंगे। या इसको हम ऐसे लिख दें, एक ही बात है। ठीक है ना। हमने यहाँ कार्बन नहीं लिखे, यहाँ पर कार्बन लिख दिया, एक ही चीज़ है। ठीक है। और इसका जो ध्रुवण घूर्णन का मान होता है इस साम्य अवस्था में होता है -92 डिग्री। ठीक है ना। अब यह हम वही चीज़ है, यहाँ भी यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में पाया जाएगा, जिन्हें एल्फा और बीटा एनोमर कहते हैं। अब ये कैसे पाया जाएगा, इसमें भी यही होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं। देखिए, ये इसकी खुली श्रृंखला है। इस खुली श्रृंखला में क्या होगा, ये वाला H जो है इस O के पास जाएगा। ठीक है। और ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूटेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे, देखो, अगर मैंने ये O के साथ H ऐड कर दिया तो ये CH2OH खिसका दिया है मैंने यहाँ। ठीक है ना। OH इधर आ गया तो अब ये वाली और ये वाले के दोनों कार्बन आपस में ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गए। ठीक है ना। अब ये OH अगर दाईं तरफ है तो इसको हम कहेंगे एल्फा D- फ्रक्टोज। माइनस तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, ये अल्फा डी है। ठीक है। वहीं अगर मैं इस OH को इस तरफ लिख दूं तो इधर CH2OH आ जाएगा और ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और एक 5वां कार्बन आपस में ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गए। ठीक है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा D- फ्रक्टोज। अब इसको डी भी क्यों कहते हैं, देखो इस स्ट्रक्चर की वजह से। मैंने आपको बताया था ना, D और L का हम यहाँ से रीजन देखते हैं कि OH अगर यहाँ दाईं तरफ होता है तो ये कैपिटल D विन्यास होता है। तो कैपिटल D विन्यास ही फ्रक्टोज में भी है। ठीक है ना। लेकिन अगर OH इधर लगाया है हमने तो ये अल्फा हो गया, ये OH इस तरफ कर दिया तो ये बीटा हो गया। अब इसमें 5 सदस्यीय संरचना है, ये 5 सदस्य है ना, देखो 1 2 3 4 तो कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इसकी भी ये आपस में जब साम्य अवस्था में रहेंगे तो इसका घूर्णन कोण भी बदलेगा।
ठीक है ना। तो अल्फा संरचना है, बीटा संरचना है, 5 कार्बन 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जैसी संरचना है। तो इसकी हम तुलना करते हैं किससे? फ्यूरेन से। फ्यूरेन स्ट्रक्चर ये होती है। ये ऐसे बना दें चाहे इसको ऐसे बना दें, एक ही बात है। फ्यूरेन स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है। तो इसके भी हम हावर्थ सूत्र बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। देखिए बनाते हैं हम हावर्थ सूत्र। देखिए सबसे पहले हमने ये 5 ये स्ट्रक्चर बना दी, दोनों बनाते हैं हम, अल्फा भी बनाते हैं और बीटा भी बनाते हैं। ठीक है ना, ये बना दिया। अब हमें सेम टू सेम वही करना है, जो दाईं तरफ वाली संयोजकता है उनको नीचे लिखना है। ये मैंने ऊपर अल्फा बना रखी है, इस अल्फा में देखो OH H OH 3 स्ट्रक्चर दिख रही है ना, OH H और OH। और ये याद रखना है CH2OH तो हमेशा ऊपर ही आना है, चाहे वो स्ट्रक्चर कोई सी भी हो। ठीक है ना। तो OH जब CH2H इधर आ गया तो यहाँ पर H ही आएगा, OH नीचे आ गया तो ऊपर H आएगा, H यहाँ आया है तो OH ऊपर आएगा, OH यहाँ है। ठीक है ना। तो यहाँ CH2OH आ गया, यहाँ बीटा है तो बीटा स्ट्रक्चर में केवल CH2OH और OH का अंतर आया है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। तो देखिए यह भी 2 चक्रीय संरचनाओं में पाया जाता है जिन्हें अल्फा तथा बीटा एनोमर कहते हैं। इसकी चक्रीय संरचना में 5 सदस्यीय वलय बनती हैं जो फ्यूरेन के समान होती है, अतः यह फ्यूरेनोज भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना। तो देखो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ये पहला दूसरा कार्बन तो ये है C2, ठीक है ना, ये C2 कार्बन है। तो 2 3 4 और 5th कार्बन के OH के साथ में इसने चक्रीय संरचना बना ली है। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन और 5वां ऑक्सीजन, 5 सदस्यीय संरचना वलय बन गई। ठीक है। और ये फ्यूरेन की जैसी है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं क्योंकि OH इसमें दाईं साइड है। ठीक है। और जब OH को बाईं तरफ कर दिया तो इसको हमने कह दिया बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। मैंने अभी तो आपको म्यूटेट रोटेशन में भी बताया है कि यहाँ पर अल्फा का जो घूर्णन होता है वो तो होता है -21 डिग्री और बीटा का जो घूर्णन कोण होता है -133 डिग्री। ठीक है ना। तो ये तो हुई इनकी चक्रीय संरचनाएं। अब इन चक्रीय संरचनाओं से हम बनाते हैं इसकी हावर्थ की संरचनाएं। हावर्थ की संरचनाएं बनाएंगे तो देखो कैसे बनेंगी। देखो पहले अल्फा की संरचना को यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है। मैंने 5 सदस्य वाले बना दी। ठीक है। और इनकी 2 संयोजकताएं बना दी। इधर वाली संयोजकताओं को हमें जितनी भी दाईं तरफ की संयोजकता है उनको नीचे लिखना है। तो यहाँ OH है तो देखो OH नीचे आ गया, फिर H है H नीचे आ गया, फिर OH है तो OH नीचे आ गया। CH2OH हमेशा ऊपर रखना होता है हमें, तो इसको हमने ऊपर ही रख दिया है। तो नीचे यहाँ H आया, यहाँ OH लिख दिया है तो यहाँ H आया, यहाँ H लिख दिया तो यहाँ OH आया, यहाँ OH लिख दिया तो यहाँ पर इसके साथ अटैच्ड है CH2OH। ये हो गई अल्फा की स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखते हैं बीटा की स्ट्रक्चर। देखिए बीटा की स्ट्रक्चर देखते हैं। बीटा ये था, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, ये बना दिया हमने। ठीक है। 1 2 3 की संयोजकताएं दिखा दी। अब इस तरफ यहाँ CH2OH है तो नीचे CH2OH आ गया, फिर H और OH हैं तो H और OH आ गए। ये CH2OH हमेशा ऊपर आना ही है तो नीचे H आ गया, OH के साथ में H, H के साथ में OH, यहाँ CH2OH आ चुका है तो ये OH हो गया। ठीक है ना। विवृत श्रृंखला संरचना से हम चक्रीय संरचना बनाते हैं और चक्रीय संरचना से ही हम आवर्त सूत्र बनाते हैं। तो देखिए यहाँ अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर, इसकी अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर्स में हमें समझ में आ रहा है कि इनकी केवल इस कार्बन के अभिविन्यास में अंतर है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। ये तो था फ्रक्टोज के बारे में। अब फ्रक्टोज के बाद अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर जो वो होती हैं डाइसैकेराइड्स की। ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड्स को हम अगले इस वीडियो में देखेंगे। अभी हमने 2 चीज़ें देख ली, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करती हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो ऑक्जिम के साथ हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ ऑक्जिम भी बनाती हैं। ठीक है ना। और दोनों ही स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो चक्रीय और विवृत श्रृंखलाओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है। अंतर इनमें इतना है, सूत्र दोनों का सेम है। ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज होता है जबकि फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज में 6 सदस्यीय चक्रीय वलय होती है। ठीक है ना। अल्फा और बीटा में वही OH और
कहीं डिफरेंस सेम चीज़ यहाँ है। देखो अल्फा में यहाँ ये इसमें 5 सदस्य वाले है, इसमें 6 सदस्य वाली थी। इसमें देखो अल्फा स्ट्रक्चर में OH नीचे है, इसमें भी अल्फा स्ट्रक्चर में OH नीचे है। इसमें बीटा स्ट्रक्चर में OH ऊपर है, इसमें बीटा स्ट्रक्चर में OH ऊपर है। CH2OH मैंने आपको बताया था 6 नंबर का जो CH2OH होता है वो हमेशा ही ऊपर लिखा जाता है, चाहे अल्फा स्ट्रक्चर हो चाहे बीटा स्ट्रक्चर हो। ठीक है ना, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, ये अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। इसके लिए इस साम्य अवस्था में इसके घूर्णन कोण का मान होता है 52 डिग्री। ठीक है ना, जबकि फ्रक्टोज के लिए घूर्णन कोण का मान होता है -92 डिग्री, है ना। ठीक है, इसके मान थे अल्फा का 112 डिग्री और +19 डिग्री था। इसका अल्फा का -21 डिग्री और -133 डिग्री था। इसका साम्य अवस्था में 52 डिग्री आता है, इसका साम्य अवस्था में -92 डिग्री आता है। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। दोनों के डिफरेंस और दोनों की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई हैं तो ही हमें डाइसैकेराइड की स्ट्रक्चर बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर। 3 डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, उनके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।